हेलो। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग मेंडलीव साहब के पीरियोडिक लॉ को पढ़ेंगे या फिर पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, जो उन्होंने उस समय जो है तत्वों के क्लासिफिकेशन के संबंध में दिया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है किस तरह से स्टार्टिंग किया गया था कि तत्वों को सजाने का, चाहे वो धातु के रूप में हो, वैलेंसी के आधार पर हो, डॉबलाइनर के त्रिक नियम के आधार पर हो या न्यूलैंड्स के स्टक नियम के आधार पर हो। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है ये बेसिकली मेंडलीव एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और इन्होंने जो है 1869 में एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से संबंधित, ठीक है, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से संबंधित, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से मतलब है कि तत्वों को उसके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर एक समूह में व्यवस्थित करना। ठीक है, एक ग्रुप में प्रॉपर वे में व्यवस्थित करना, ताकि उनके गुणों में होने वाले निरंतर चेंज को देखा जा सके, समझा जा सके, अध्ययन में सुगमता बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक रूल दिया, एक एडवांस लॉ दिया, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का लॉ कहलाता है या नियम कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इन्होंने इसमें क्या किया था, इस लॉ में बेसिकली मेंडलीव साहब ने तत्वों को उसके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर सजाने का प्रयास किया था, और उन्होंने ये कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं इसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द हम कह रहे हैं, तत्वों के जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, इनके शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, वो क्या होते हैं बेसिकली, वो परमाणु भार के, ठीक है, परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आवर्त फलन होते हैं, ठीक है, परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। इस शब्द का मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। देखिए, आवर्त फलन का मतलब क्या होता है कि मतलब यूं समझ लीजिए कि आवर्त फलन का यूं मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, जब कोई चीज रिपीट करता है, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन के बारे में, ठीक है, कि जो रिपीटेटिव मोशन होता है लगातार बैक एंड फोर्थ, चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो अगर रिपीट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने ये कहा कि जब हम तत्वों को उसके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर सजाते हैं, ठीक है, और खास करके परमाणु भार के अनुकूल अगर सजाते हैं, परमाणु भार के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अगर सजाते हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब ये है। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तभी अगर हम तो आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे तो वो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। फिर हम आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझाते हैं। देखिए, आपके सामने जो भी स्क्रीन पर है, ये आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये क्या है, आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। और इसमें बेसिकली, ठीक है, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि आखिर मेंडलीव ने किस तरह से जो है तत्वों को सजाने का प्रयास किया था। अगर आप देखेंगे गौर से यहाँ पर हाइड्रोजन को, ठीक है, अगर आप देखेंगे गौर से यहाँ पर हीलियम को, अगर आप देखेंगे लिथियम को, बेरिलियम को, बोरॉन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को, ठीक है, इस तरह से अगर आप अन्य सभी तत्वों को देखेंगे, तो यहाँ पर तत्वों के परमाणु को उसके परमाणु भार के आधार पर क्या किया गया है, सजाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 लिया गया है, हीलियम का 4 होता है तो 4 लिया गया है, लिथियम का 6.9 के आसपास होता है तो 6.9 लिया गया है। एक्चुअली हम लोग 7 पढ़ते हैं इसी को, ठीक है, राउंड फिगर में, तो 6.9 लिया गया है। बेरिलियम का 9 होता है तो 9 लिया गया है, बोरॉन का 10 होता है तो 10 लिया गया है। तो मतलब आप ये बात समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि तत्वों को जब बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है, यहाँ पर देखिए मेंडलीव साहब ने क्या किया, मेन चीज ध्यान रखना है कि मेंडलीव साहब ने तत्वों को जो सजाया है वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाने का प्रयास किया। परमाणु भार यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। तो आप कहेगा सर आप इतना जोर देके इस पे क्यों बता रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। जब आप मोसले साहब का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें मोसले साहब ने परमाणु को जो सजाने का आधार बनाया है, ठीक है, वो परमाणु संख्या बनाया है। मतलब मोसले साहब ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो ये वाला जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, ठीक है, ये देखिए पिछले वीडियो का ही, हमने इसे मिटाया नहीं था, ठीक है, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर अभी है,
ठीक है, ये बेसिकली क्या है ना कि इसमें जो मोस्ले साहब ने तत्वों को जो सजाया है वो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। बट जहां तक बात है मोस्ले साहब का, ठीक है, तो मोस्ले साहब ने जो तत्वों को सजाया है, क्लासिफाई किया है, वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है, इन सभी बातों का इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान में रखना होगा। मोस्ले साहब ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है, सॉरी मेंडलीव साहब ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है, और मोस्ले साहब ने बेसिकली परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि जब भी तत्वों के परमाणुओं के को भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर सजाया जाता है, और खास करके जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब है, अगर आप मान के चलिए लिथियम को लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए हम क्या कहते हैं, लिथियम को ले लेते हैं। अभी हम लोग मेंडलीव साहब पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं, ठीक है, लिथियम को लेते हैं। तो लिथियम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो लिथियम से आगे अगर चलेंगे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, फिर क्या आ गया, सोडियम, सोडियम आ गया। तो सोडियम जो आया बिल्कुल उसी नेचर का होगा, जो नेचर किसका होगा, लिथियम का होगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन की, तो एक उदाहरण देके आपको बता रहे हैं, नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का वही नेचर होगा जो नेचर क्या होगा आपका, फास्फोरस का होगा। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, फास्फोरस भी नॉन मेटल है, फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, तो मेंडलीव साहब ने क्या किया, कहा कि जब हम तत्वों के परमाणुओं को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अब यहाँ से अगर काउंट करेंगे, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो इसके नीचे जो फास्फोरस है, ये बिल्कुल उसी नेचर का होगा जो नाइट्रोजन का होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, जो नेचर फ्लोरीन का होगा, वही नेचर क्या होगा, क्लोरीन का होगा। तो यही बात उन्होंने कहा कि जब हम तत्वों के परमाणुओं को परमाणु द्रव्यमान के, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान के, मेंडलीव साहब ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। तो जब तत्वों के परमाणुओं को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। आप भी यहाँ पर देख रहे हैं, फ्लोरीन का वही गुण होता है जो क्लोरीन का गुण होता है, नियॉन का वही गुण होता है जो आर्गन का गुण होता है। ठीक है, नियॉन भी अक्रिय गैस है, आर्गन भी आपका अक्रिय है, ठीक है, अक्रिय श्रेणी में आता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका मेन डेफिनेशन। अब चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या-क्या हमें इसके फीचर्स को देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम आपको स्टार्टिंग में ही जब पढ़ाए थे, पहले वीडियो में बताए थे कि जब क्लासिफाई करने का जो आधार बनाया गया है, तो वो बनाया गया है वर्ग और, ठीक है, आवर्त। वो क्या बनाया गया है आपका, वो वर्ग बनाया गया है और आवर्त बनाया गया है। यानी कि आप भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर भी आपका एक वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 1 वाला, देखिए पूरा का पूरा आपका ये वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है। इस वर्टिकल कॉलम को आपको कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है या ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है, इसको वर्ग कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह से आप कॉलम देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे हैं कॉलम, ठीक है, इसको बेसिकली कहा जाता है आवर्त। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, आवर्त। ये देखिए वर्टिकल जो है इसको वर्ग कहा गया, और बाकी जो है उसको हॉरिजॉन्टल वाले को आवर्त कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा, कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं। तो आप भी यहाँ तक काउंट करके चल सकते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठा वर्ग, सातवां वर्ग, आठवां वर्ग और एक जीरो वर्ग। ठीक है, समझ में आया? तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 8 वर्ग तो इधर हो गया और एक जीरो वर्ग, 9 वर्ग हो गया। ठीक है, टोटल 9 वर्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल आपके कितने वर्ग हैं, टोटल आपके 9 वर्ग। और कितने आवर्त हैं भाई, तो आवर्त कितने हैं तो आप काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर नीचे ये भी तो आवर्त है, तो ये आवर्त हैं, लेकिन ये यहाँ पर इसके हिस्से हैं। अब आपको बताएंगे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या होता है इसके विषय में। ठीक है, ये बेसिकली यहीं तक है, 7 नंबर तक। ठीक है, तो 7 आवर्त। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर आपका आता है, कितने वर्ग और कितने आवर्त है, तो 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त है। ठीक है, अब वर्ग को तो आपको पता ही है, वर्ग क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर कतारों को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली वर्ग कहते हैं। और जो क्षैतिज कतार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, पीरियड कहते हैं या आवर्त कहते हैं। ठीक है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अगर और खास विशेषता देखेंगे, इन्होंने वर्गों को उपवर्गों में बांटा है। ठीक है, वर्गों को क्या किया है, उपवर्गों में बांटा। अगर आप गौर करेंगे, इस तरह से देखेंगे, अगर वो एक वर्ग को देखते हैं अगर आप,
ठीक है, अगर आप यहाँ पर वर्ग 1 को देखते हो तो देखिए ये ए और ये बी, 2 को भी देखते हैं तो ए बी, 3 को भी देखते हैं तो ए बी सब में सारे के सारे वर्ग को क्या किया गया है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, सारे के सारे वर्ग को किसमें बांटा गया है तो उपवर्गों में बांटा गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे वर्गों को जो है बेसिकली उपवर्गों में बांटने का प्रयास किया गया है। ठीक है, सारे के सारे वर्गों को उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि वन को इस जो आपका पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप को आपको किसमें बांटा गया, 1A और 1B में बांटा गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपका पहला ग्रुप है, एक मिनट, ये जो आपका पहला ग्रुप है, इस पहला ग्रुप को 1A और 1B में बांटा गया है, दूसरा ग्रुप को 1A और 1B में बांटा गया, तीसरा ग्रुप को 3A 3B में बांटा गया। ठीक है, तो हर एक ग्रुप को क्या किया गया है, सब ग्रुप में बांटा गया है या उपवर्ग में बांटा गया है A और B के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को पीरियड के बारे में भी अध्ययन करना होगा। ठीक है, कि आवर्त की क्या क्या विशेषताएं, तो वर्गों के विषय में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आवर्तों की क्या क्या विशेषता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो ध्यान रखिएगा। देखिए आवर्त में सबसे पहला आवर्त तो यही हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहला आवर्त तो ये हो गया। अगर आप पहले आवर्त की बात करेंगे तो पहले आवर्त को हम लोग बेसिकली जो है इसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम बीच में नहीं है। ठीक है, पहले आवर्त में हाइड्रोजन है और हीलियम है, इसी कारण से इसे जो है शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको जो है शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन से पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, तो ये जो आपका आवर्त एक है, इसको जो है बेसिकली शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे की बात करेंगे तो इसमें 8 आपके मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं, 8 आपके तत्व मौजूद है। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से सेम नीचे भी आपका 8 ही होगा। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे की बात करेंगे अगर पीरियड की, तो इसमें आपके 8 तत्व जो होते हैं मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे जो है हम लोग शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, लिथियम दूसरे दूसरे पीरियड में आपका लिथियम से लेकर के नियोन तक। ठीक है, तीसरे पीरियड में आपका सोडियम से लेकर के आर्गन तक, इसलिए इन्हें जो है शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़े लंबे हो गए, शॉर्टेस्ट थे थोड़े लंबे हो गए, जिसको शॉर्ट पीरियड कह दिया गया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड भी आपका कहा जाता है। ठीक है, उसके चौथे पांचवें की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप काउंट कर लेना। ठीक है, चौथे पांचवें में आपके 18 तत्व होते हैं मौजूद। ठीक है, चौथे पांचवें में क्या होते हैं आपके 18 तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। क्या कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड होते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। देखो शॉर्टेस्ट पीरियड में कितना मौजूद है, 2। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में कितना मौजूद है, तो 8। ठीक है, ध्यान रखना है। और लॉन्ग पीरियड में कितना मौजूद है, तो 18 और 18 मौजूद है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलिए 6 और 7 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 6 और 7 की बात कर लेते हैं, तो 6 और 7 को बेसिकली हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं क्यों इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो लॉन्गेस्ट पीरियड इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, तो ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक तो देखिए इसमें 32 है। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिकली सिक्स और सेवन्थ में जो आपके लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं, ठीक है, इसमें आपके जो तत्व की संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, यानी अगर आप एक को काउंट करेंगे, 6 को अगर आप पूरा काउंट करते हैं तो आपका 32 पुड़ेगा। 32 कहाँ से पुड़ेगा, आप बोलोगे सर यहाँ तक तो 32 पुड़ने से रहा 6 में। तो देखिए यहाँ पर एक तत्व आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ हो गया, चलिए। अब देखिए यहाँ पर सिक्स पीरियड में आपका, इस जगह सिक्स पीरियड में ध्यान दीजिएगा, तो मिटा देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आए। देखिए सिक्स पीरियड में यहाँ पर क्या है, एक आपका श्रेणी है लेंथेनाइट्स का, ये देखिए स्टार लगा के, और इन तत्वों को रखा गया है नीचे। नीचे रखा गया तो ये भी इसी में काउंट होंगे, सिक्स पीरियड में ही काउंट होंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो लेंथेनाइट समूह होते हैं ये कौन से आपके आवर्त के पार्ट हैं, तो ये आवर्त 6 के पार्ट है, क्योंकि देखिए लेंथेनाइट स्टार लगा के यहाँ पर सारे के सारे के सारे आपके क्या है, तत्व मौजूद है। तो जब आप इनको काउंट कीजिएगा, इसको 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 यहाँ तक आप काउंट कर लेंगे, पूरा लेते हुए यहाँ तक काउंट कर लेंगे, उसके बाद जब आप इसको यहाँ तक काउंट कर लेंगे टोटल, ठीक है, तो आपके 32 जो होंगे तत्व पुड़ जाएंगे। तो 32 इसमें भी, 32 इसमें भी आपका पुड़ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका टोटल जो है 6 और 7 पीरियड में आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली आपका 32 जो तत्व होता है वो आपका मौजूद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, इसको हम आपका मिटा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को।
तो ये वर्ग की विशेषताएं हो गई, और जो आपको शुरू में बताया थोड़ा सा और बचा हुआ आगे आपको बताएंगे, ठीक है। और ये आवर्त की विशेषताएं यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा और बेसिकली हर एक ग्रुप का अपना अपना नाम होता है, तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर ग्रुप एक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी आते हैं, ग्रुप एक में आते हैं, ठीक है। वन ए की एक्चुअली जो वन ए देखिए यहाँ तक है ना, ये आपका वन ए वाला पार्ट है। इधर से आएंगे तो ये वन बी वाला पार्ट हो जाएगा, नीचे जितना भी आपका जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब वन बी के हिस्से मेंडलीव में, ठीक है। चलिए, तो वन ए वाले जो हिस्से हैं, वन ए वाला जो ग्रुप का पार्ट है, जितने भी तत्व आपके यहाँ पर मौजूद हैं, इनको क्षार धातु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वन ए को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। वन ए को क्षार धातु कहा जाता है। ये कई को बार एग्जाम में आया है, ठीक है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो आपका वन ए है, इसको कौन से धातु के नाम से जाना जाता है, या ऐसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसको क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि सभी के सभी जो मेटल होते हैं वो बेसिकली बेसिक फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसी कारण से, ठीक है। वन ए को क्षार धातु कहा जाता है। और जो आपका टू ए होता है, ठीक है, अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जितना आपको बता रहे उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपका टू ए होता है, ये टू ए के नीचे मतलब ये वाला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपने बुक में मिला लेना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और फिर ये रेडियम, ठीक है। ये जो आपके तत्व हो गए, ठीक है, टू ए वाले जो तत्व हो गए, इन्हें क्या कहा जाता है? टू ए वाले तत्वों को बेसिकली कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से जो आपका फोर ए होता है, ठीक है, जो आपका फोर ए होता है, ठीक है, एक मिनट, फोर ए नहीं, फोर ए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाइए सिक्स ए पर, ठीक है। फोर ए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्स ए पर आ जाइए, ठीक है, सिक्स ए पर, जिसमें आपका ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब जो आता है आपका, ठीक है। सिक्स ए वाले पार्ट को हम लोग बेसिकली चाल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। तो जो आपको बता रहे हैं बस उतना ही ध्यान रखिएगा, ज्यादा इसमें अभी दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। जो सिक्स ए वाला पार्ट है, ठीक है, सिक्स ए वाले पार्ट को बेसिकली क्या कहा जाता है? चाल्कोजेंस कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? चाल्कोजेंस कहा जाता है, ठीक है, चाल्कोजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, सिक्स ए वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? चाल्कोजेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो सेवन ए वाला पार्ट है, देखिए सेवन ए ये वाला है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका तो आपको पता ही होगा, ये हमने आपको ऑर्गेनिक में बताया है। ये जो आपका सेवन ए वाला पार्ट है, इसे हम लोग बेसिकली हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन। तो सबका नाम होता है, हम तत्व की भी आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। सेवन ए वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका जीरो ग्रुप होता है, जीरो ग्रुप में आपका हो जाएगा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इसे क्या कहा जाता है? जो जीरो ग्रुप होते हैं इन्हें इनर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्ट कहा जाता है। ध्यान रखिए, कई को बार एग्जाम में आया है कि जीरो ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली इनर्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद वन बी को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा वन ए का ए वाला चक्कर खत्म हो गया, हम लोग थोड़ा सा बी वाले चक्कर को देखेंगे। देखिए, वन ए का तो समझ ही गए ना, हम लोग वन बी को देखते हैं। देखिए, ये जो आपका वन बी, वन यहाँ पर है और ये बी है, ठीक है। वन बी को क्या कहते हैं? देखिए, वन बी में आपका क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। देखिए, पहले समय में इतिहास में आपने पढ़ा होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से आपके जो है बेसिकली मुद्राएं बनाई जाती थी। इसीलिए हम लोग कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्या कहते हैं? कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसलिए इन्हें बेसिकली मुद्रा धातुएं भी कहा जाता है, ठीक है। करेंसी मेटल भी कहा जाता है, मुद्रा धातु के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? मुद्रा धातु भी कहा जाता है, ठीक है। बात याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका सातवें ग्रुप का तत्व है, ठीक है, ये जो आपका सातवें ग्रुप का तत्व है, ठीक है, तो इन्हें बेसिकली प्लेटिनम धातु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है? प्लेटिनम धातु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका थ्री बी की बेसिकली जो थ्री बी में जो आपके ये वाले तत्व हैं, ध्यान दीजिएगा, थ्री बी कहाँ गया? एक मिनट, ये देखिए, थ्री इधर हो गया और ये आपका बी हो गया। थ्री बी में आपके जो ये लेंथेनाइड वाले समूह हैं और ये जो प्लस वाला बना हुआ है एक्टिनाइड वाला समूह है, तो इन दोनों को यहाँ पर स्टार और ये प्लस का साइन बना हुआ है, इसे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके मन में आएगा सर ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या होता है, ठीक है। तो हम आपको देखिए, लेंथेनाइड्स बेसिकली अगर आप कहें, बहुत ही सिंपल शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि लेंथेनाइट बेसिकली और एक्टिनाइट जो होते हैं, खास करके जो लेंथेनाइट होते हैं, ये
बेसिकली एक ऐसे धातुओं के समूह हैं जो वर्ग 2 की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, देखिए वर्ग 2 है ना, ये देखिए वर्ग 2 में जितने भी धातु आपके मौजूद हैं, लैंथेनाइड्स में भी उसी तरह का प्रॉपर्टी आपका मौजूद होगा जैसा वर्ग 2 में धातुओं का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद जो एक्टिनाइड्स होते हैं, ये जो एक्टिनाइड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक्टिनाइड्स बेसिकली रेडियो एक्टिव तत्वों का जो क्या होता है, समूह होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक्टिनाइड्स होता है ये क्या होता है, आपका रेडियो एक्टिव तत्वों का समूह होता है, बस आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, और लैंथेनाइड का जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। लैंथेनाइड्स का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे कि नाइट विजन गूगल हो गया, ठीक है, या फिर मानिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, या जो मिश्र धातु होता है वो सब बनाने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड का तो ध्यान रखिएगा। और जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं इसके विषय में आपको पता ही होगा कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो बेसिकली अपने में से क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा रे को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और इनमें डीके होने की भी क्षमता होती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक, यानी कि बेसिकली ग्रुप के भी विशेषताएं हो गई। ठीक है, और आवर्त की विशेषताएं जो है हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण को देखते हैं, आखिर इसका आवर्त सारणी का गुण कैसा है। देखिए मेंडलीव ने ये जो आप टेबल देख रहे हैं मेंडलीव का, ये बिल्कुल संशोधित रूप है। ये क्या है, ये बिल्कुल आपका संशोधित रूप है। इससे पहले वाला जो टेबल प्रकाशित हुआ था वो कुछ इस रूप में था। देखिए ये मेंडलीव के आवर्त सारणी का मेन रूप है, समझ गए ना, मेन रूप। ऐसे ही स्टार्टिंग में इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके, ठीक है, इस रूप में आपका पब्लिश किया गया जो भी आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या क्या गुण होते हैं, इस बात को देखें। देखिए जहां तक हम लोग डोब्राइनर के ट्राइड्स लॉ की बात करेंगे, तो डोब्राइनर का जो ट्राइड नियम है वो ज्यादा नहीं बना सके। वो तीन, एक तो बेसिकली वो 3 समूह बना सके, और 3 समूह में आपका 3 ही तत्व को समावेशित कर सके। तो डोब्राइनर का जो ट्राइड लॉ है यहाँ पर फेल हो जाता है। और जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ है वो भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके पीछे का वजह तो क्या था कि बहुत सारे डिमेरिट वहां पे इसमें थे, हम वीडियो में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब मेंडलीव की अगर आवर्त सारणी की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके एडवांटेज को देख लेते हैं कि आखिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज क्या था, या फिर मान के चलिए कि इसके गुण क्या थे। ठीक है, इसके पीरियोडिक टेबल के गुण क्या थे। सबसे पहली बात क्या हो गई कि इसमें क्या हो गई कि एक अध्ययन में मतलब सुविधा हो गया काफी ज्यादा। अध्ययन में सुविधा इन द सेंस कि जैसे मानिए कि काफी ही वैलिड तरीके से इसको सजाया गया था उस समय में, भले ही परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था, लेकिन लगभग लगभग इसमें क्या होता था कि अध्ययन में सुविधा काफी ज्यादा हुई कि जैसे एक समान समय अंतराल के पश्चात जो है समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर लिथियम की, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर अगर लिथियम है, तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, सोडियम की होगी। ठीक है, तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी। बात समझ में आ रही है आपकी। रुबिडियम की जो प्रॉपर्टी होगी, चूंकि 1A का समूह है, तो सीजियम की भी वही प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से एक समान समय अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होने लगी, एक पुनरावृत्ति यहाँ पर होने लगी। तो ये अध्ययन में सुविधा काफी होने लगी इसमें, खास करके जब वर्गों को उपवर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो तत्वों के गुणों में क्या होती है, अस्पष्टता आ जाती है। ठीक है, तत्वों के गुणों में क्या आ जाती है, अस्पष्टता आ जाती है। आप बोलिएगा कैसे, तो देखिए जैसे कि 1A का समूह है, ठीक है, ये 1A हो गया, आपका 1A हो गया। 1A में आपके जितने भी धातु हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन को मत लीजिएगा, हाइड्रोजन बेचारा ये बिना पेंदी का लोटा है। क्यों बिना पेंदी का लोटा है, तो ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे थोड़ी समय के बाद। ठीक है, तो फिलहाल आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो है, इन्हें क्षारीय इन्हें क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कॉपर को, सिल्वर को, ठीक है, गोल्ड को, इन्हें में हमें आप हम लोगों ने आपको बताया अभी कि इसे जो है मुद्रा धातु के रूप में जाना जाता है। इतना तो कंफर्म हो गया ना कि 1A के जो धातु हैं इसे क्षार धातु के रूप में ही जाना जाता है, और 1B जो है इसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में ही जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे सिल्वर का, तो सिल्वर को भी हम लोग हाँ मृदा धातु कहेंगे, और कॉपर को भी हम लोग मृदा नहीं मुद्रा धातु कहेंगे, और गोल्ड को भी हम लोग मुद्रा धातु कहेंगे।
तो अगर 1b की बात करेंगे तो 1b में आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों जो है तीनों मुद्रा धातु है। और अगर हम लोग 1a की बात करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो है ये आपका आपका क्या है, क्षार धातु के रूप में आपका स्पष्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अध्ययन में क्या होगी, काफी सुविधा होगी। अगर एक ग्रुप को आप स्टडी करोगे तो बाकी सारे का नेचर आपको समझ में हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का एक गुण रहा कि इन्होंने खाली स्थान बहुत सारा छोड़ा हुआ, देखिए यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ कि भविष्य में उन्होंने कहा कि अगर इस नेचर के गुण की, मतलब यूं कह लीजिए कि मेंडलीव की अपनी दूरदर्शिता थी कि इन्होंने जो है भविष्य में प्रेडिक्शन कर दिया था कि ऐसे गुण वाले तत्वों की खोज हो सकती है, नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगा और इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहां पर जगह जो है बना दिया। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इनके पिछले पीरियोडिक टेबल को देखेंगे जो स्टार्टिंग में लाया गया था ये वाला, तो बहुत जगह पर वॉट 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 का साइन आपका है। ठीक है, इस जगह पर देख सकते हैं वॉट 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 का साइन दिया हुआ है। तो ये वॉट वॉट का साइन क्या दिखाता है, इन्होंने जैसे मान के चलिए सीजियम की बात करते हैं, तो सीजियम की बात करते हैं तो सीजियम के नीचे देखिए ये वॉट का साइन दिया हुआ है। तो फ्रांसियम का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था जब तक ये पीरियोडिक टेबल बना था, अगर होता तो इसमें लिखा गया होता। लेकिन देखिए फ्रांसियम का गुण हुआ तो इस वॉट वॉट की जगह पे, वॉट की जगह पे सीजियम के नीचे फ्रांसियम आपका आ चुका है। ठीक है, अगर आप देखेंगे गौर से इस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो सीजियम के नीचे आप देखिए, सीजियम के नीचे यहाँ पर आपका फ्रांसियम मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकी दूरदर्शिता कहिए कि इन्होंने जो है उस पीरियोडिक टेबल में खाली जगह बहुत सारा छोड़ दिया था, जहां से कि बेसिकली ये चीज समझना आसान हो गया था कि भविष्य में ऐसे गुण वाले तत्वों की खोज हो सकती है, अगर होगी तो हम उसको इस ग्रुप में डाल देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसका उदाहरण भी है बहुत सारा, जैसे कि पूछा जाता है एग्जाम में, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम है, इसकी भविष्यवाणी हो गई। तो ये वर्तमान समय में कौन से रूप में है, तो वर्तमान समय में आपका जो है जैसे एका सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एका जो आपका सिलिकॉन था, ठीक है, एका सिलिकॉन जो था वो बेसिकली आपका जर्मेनियम के रूप में था। ठीक है, एका सिलिकॉन जो था वो आपका जर्मेनियम के रूप में था। उसके बाद आपका एका बोरॉन जो था वो आपका स्कैंडियम के रूप में था। एका आपका जो एल्युमिनियम था वो आपका बेसिकली ये गैलियम के रूप में था। तो इस तरह से आप बोलेंगे, देखिए ये गैलियम हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप बोलेगा सर क्या गैलियम पहले नहीं था, तो गैलियम पहले नहीं था, लेकिन उसमें प्रेडिक्शन किया गया था कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का अगर इस प्रॉपर्टी के तत्वों के परमाणुओं की अगर खोज होती है तो उसे यहीं डालना है, और बिल्कुल हुआ। ठीक है, उन्होंने एका जो आपका एका एल्युमिनियम, ठीक है, एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी बताई, ठीक है, उन्होंने एका एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी बताई वो बिल्कुल और बिल्कुल गैलियम से मैच कर रही थी, तो उसको गैलियम को उठा के यहाँ पर डाल दिया गया। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या था कि एक संयोजकता का निर्णय यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, संयोजकता का निर्णय क्या होता है, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर, अगर पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सभी की वैलेंसी क्या होगी, वन 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 ही होगी। ठीक है, सभी की वैलेंसी क्या होगी, वन वन ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह से जो है दूसरे ग्रुप की बात करेंगे तो जैसे मैग्नीशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सबकी वैलेंसी क्या होगी, टू ही होगी। तो ये एक अच्छा चीज रहा कि अगर मान के चलिए वर्ग एक का तत्व है तो सभी की वैलेंसी कितनी होगी, वन ही होगी। ठीक है, वर्ग दो का तत्व है तो आपका वैलेंसी कितनी होगी, टू ही होगी। तो ये सभी चीजों का समस्या का समाधान यहाँ पर होता हुआ दिखता है। लेकिन आखिर मान के चलिए हम लोग अभी मोस्टली साहब का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका मान्य नहीं रहा। तो क्यों नहीं माने रहा, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगी, इरेगुलरिटीज आई होंगी यहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल में, जैसे न्यूलैंड्स में देखा गया है ना। उसके बाद आपका डॉबराइनर में देखा गया, डॉबराइनर साहब जो है तीन एगो त्रिक निकाल सके। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है वहां पर दिखती हुई प्रतीत होती है। न्यूलैंड साहब में भी जो है, न्यूलैंड का अष्टक नियम में भी आपको ये चीज दिखा होगा कि उसमें भी जो है ज्यादा तरक्की नहीं हो सका, तो वो एक समय के बाद रुक जाता है ना। और भी तत्वों की खोज हो सकी तो उसके पीरियोडिक टेबल में उसे समावेशित नहीं किया गया। ठीक है, तो मेंडलीव साहब में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होंगी, तो इनमें डिमेरिट क्या था इसके पीरियोडिक टेबल में जिस कारण से हम लोग इसे नहीं अपना सके। देखिए बहुत दिनों तक तो हम लोग मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल को पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्टली साहब आए, इसी इसी को आधार मानते हुए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक संशोधित पीरियोडिक टेबल जो है देने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि इसके डिमेरिट क्या क्या है। ठीक है, इसके डिमेरिट क्या क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट डिमेरिट है, जो बिना पेंदी का लोटा है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को समझते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति।
हाइड्रोजन की समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है। ये बेचारा मेंडलीव साहब में भी परेशान है, मोस्ले साहब में भी आपको परेशान ही दिखेगा, और अभी तक ये परेशान ही है। वर्तमान समय तक 2022 तक ये परेशान है। क्यों परेशान है? इसके नेचर की वजह से ये परेशान है। ठीक है, क्यों है भाई? हाइड्रोजन की क्या स्थिति है तो हम आपको बताते हैं। देखिए, हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन है बेसिकली एक नॉन मेटल। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल, इसकी वैलेंसी होती है 1। ध्यान दीजिएगा, इसकी वैलेंसी होती है 1। नॉन मेटल होते हुए ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है। जबकि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो आपका ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आपका क्या करता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता के कारण जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, वैलेंसी 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग वैलेंसी को आधार माने तो हाइड्रोजन को 1 में रखना बिल्कुल जायज है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो जिस ग्रुप में उसको रखेंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। तो अगर एक ग्रुप में रख रहे हैं तो एक इसकी वैलेंसी होगी, तो हाइड्रोजन को तो जायज है रखना। लेकिन दूसरी बात, यहाँ जायज इसलिए भी हाइड्रोजन को नहीं है रखना क्योंकि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपका सारा का सारा क्या है? मेटल है। और हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है। तो आप बताइए कहाँ तक तर्कसंगत होता है कि एक मेटल वाले समूह में नॉन मेटल को आप कैसे रख सकते हैं? अगर आप हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं रखते हैं, अगर आप उठा के मान के चलिए हाइड्रोजन को, चलिए वैलेंसी 1 होता तो आपके दिमाग में ये आएगा, चल आप एक काम कीजिए ग्रुप 7 में इसको रख दीजिए। हाइड्रोजन को आप यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो इसकी वैलेंसी तो 1 हो जाएगी। लेकिन देखिए सारे के सारे जो है आपके नॉन मेटल हैं, और ये जो सारे के सारे आपके नॉन मेटल हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जबकि हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो ये समस्याएं आ जाती है यहाँ पर, समझ गए ना? कि हाइड्रोजन को अगर 1 में रखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को अगर 1 में रखते हैं इस आधार पर कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे ये जो मेटल नॉन मेटल वाला गुण है इसको यहाँ से हटने से मजबूर कर देता है। क्योंकि हाइड्रोजन जिस समूह में है वो समूह आपका मेटल का समूह है। मेटल के समूह में हाइड्रोजन को रखना ये कहीं कहीं तक आपका तर्कसंगत नहीं है। वहीं पे अगर हाइड्रोजन को उठा के अगर आप ग्रुप 7 में रखते हैं, तो आप इस आधार पे तो इसको रख देते हैं कि ये नॉन मेटल है, चलो नॉन मेटल के समूह में इसको रख दी, इसकी वैलेंसी 1 होती है। 7 में भी सारे के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन को भी वहीं पे रख दिए, इसकी भी वैलेंसी आपकी 1 ही होती है। लेकिन अब देखिए ये पगला क्या करता है? ये पगला आपका क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ग्रहण नहीं करता। बाकी सभी क्या करते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बिना पेंदी का लोटा, या फिर यूं समझ लीजिए कि हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति यहाँ पर बरकरार रहती है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इसको कहीं भी रखना, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति बनी हुई। आप बोलेगा सर क्या आगे जब मोस्ले साहब का पीरियोडिक टेबल आया वहां पे सुधर गया? तो नहीं भाई, ये जो है हाइड्रोजन वैसा का वैसा ही है मोस्ले साहब में भी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अगला है समस्थानिकों का स्थान। ठीक है, अगला क्या है? अगला है आपका समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों का स्थान। देखिए जब क्या हुआ ना कि मेंडलीव साहब ने क्या किया था, जो तत्वों के परमाणुओं को सजाया था वो आपका परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था, ये तो पता है। देखिए जैसे हाइड्रोजन 1 हो गया, हीलियम 2 4 हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो सबका जो है परमाणु भार के आधार पर सजाया गया। हमने आपको ये शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, परमाणु भार के आधार पर इसको जो है सजाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आप एक बात बोलिए कि अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाते तो समस्थानिकों का स्थान कैसे आएगा? समस्थानिक क्या होता है? देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनकी क्या होती है? परमाणु संख्या समान होती है। ध्यान दीजिएगा, जिनकी क्या होती है? परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, किंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आपका? वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आपका? भिन्न भिन्न होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, परमाणु संख्या तो समान होती है, किंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है आपका? अलग अलग होता है। तो वो आपका समस्थानिकों का स्थान होता है। तो समस्थानिक हम लोग उसको बेसिकली कहते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलिए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाइएगा, अगर हम मान लेते हैं हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक आपका होता है 3 को। कौन कौन सा? एक का नाम होता है प्रोटियम, ठीक है, एक का नाम होता है ड्यूटेरियम, और एक का नाम होता है ट्रीटियम। ठीक है, ये आपका 3 समस्थानिक हाइड्रोजन का मौजूद होता है। यानी अगर बात करेंगे तो इसकी एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। उसका ट्रिटियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। अब आप ही बोलो
एक हाइड्रोजन है और इसके तीन तीन रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के रूप में, तो आप इसे कहाँ रखोगे? अगर आप परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाओगे तो आप एक वाला प्रोटियम को तो आपने एडजस्ट कर दिया, लेकिन फिर ड्यूटेरियम ट्रिटियम कहाँ जाए? क्योंकि इसका मास तो 2 है। ड्यूटेरियम का मास कितना है? ड्यूटेरियम का मास आपका 2 है और ट्रिटियम का मास आपका 3 है। तो ट्रिटियम का मास अगर आपका 3 होता है तो 3 वाले को आप कहाँ पे रखोगे? इसके लिए तो कोई स्पेशल जगह आप नहीं बना पाए। तो समस्थानिकों का स्थान जो है, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से यूँ कहिए कि दिखता ही नहीं है कि कहाँ पर उसको रखा जाए। तो ये एक डिमेरिट के रूप में इसका सामने आता है कि समस्थानिकों को जो है, ठीक है, कहाँ पर रखा जाए, इसका स्थान जो है सुनिश्चित इसके पीरियोडिक टेबल में नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें बेसिकली परमाणु द्रव्यमान में भी अतिक्रमण किया गया है बीच-बीच में। जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं तो लगातार बढ़ता हुआ क्रम दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, कहीं-कहीं पर आपका परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के बीच में घटते हुए क्रम भी ले आया है। तो आप बोलिएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पर एक तत्व हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ पर है आपका टेल्यूरियम, एक उदाहरण समझा रहे हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं। 1 मिनट। 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा हम ज़ूम कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक? देखिए, ये है आपका टेल्यूरियम। इस टेल्यूरियम का आपका जो मास है, ठीक है, वो है आपका 127.61 और यहाँ पर आप देखिए आयोडीन है। तो आयोडीन है तो टेल्यूरियम का मास है आपका 127.61 और आयोडीन का मास है 126.9। तो भाई ऐसा कैसे संभव हो गया? आप बढ़ते हुए क्रम में सजा रहे हैं तो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए ना। देखिए यहाँ 114, 18, 22 बढ़ रहा है। 127 के बाद 126, तो एक तरह से परमाणु द्रव्यमान में आपका क्या होता है? अतिक्रमण होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है एक तरह से इसका डिमेरिट के रूप में आपका बन करके सामने आता है। ठीक है? तो आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या होती है, अगर आप वर्ग 8 को ध्यान से देखें, अगर आप वर्ग 8 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि हर एक वर्ग का उपवर्ग है, ए, बी के रूप में डिवाइड करके इसको ए और इधर बी वाला, ठीक है? उसी तरह से ए वाला और इधर आपका बी वाला, इस तरह से आपका डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन वर्ग 8 को अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी को भी उपवर्ग में विभाजित नहीं किया गया है और जैसे कि यहाँ पर जो है हर एक वर्ग में 2-2 उपवर्ग रखा गया है ए और बी के रूप में। तो एक तो यहाँ उपवर्ग भी नहीं है और हर एक वर्ग में यहाँ मैक्सिमम 2 ही तरह के आपके मेटल देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे, ठीक है? वर्ग 1 का, ठीक है, वर्ग 1 का अगर आवर्त 4 की बात करोगे, वर्ग 1 का जो अगर आप आवर्त 4 की बात करोगे यहाँ पर, तो आप देखोगे पोटेशियम है और कॉपर है। तो एक ग्रुप में मैक्सिमम 2 ही आपका तत्वों को रखा गया है। लेकिन अगर आप 8 की बात करोगे, तो 8 में आपको 3-3 तत्व को रख दिया गया है एक साथ। तो आप यूँ कहिए हर एक ग्रुप के साथ वैसा ही हाल है कि यहाँ पे देखिए 2 में भी देखिएगा तो मैक्सिमम 2 को रखा गया है। 2 को रखा गया तो ए, बी में विभाजित किया गया है। लेकिन अगर आप वर्ग 8 को देखो तो एक साथ 3 को रखा गया है। तो 3 को जो रखा है यहाँ पर ये अनियमितता आपका प्रतीत होता है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे और क्या-क्या दिक्कत आई है, तो इसमें बेसिकली जो समान गुण वाले तत्व हैं, उनको अलग-अलग समूह में भी कभी-कभी यहाँ पर रखता हुआ दिखा है हम लोगों को कि अलग-अलग समूह में उसको रख दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कॉपर को, ठीक है? हम किसको ले लेते हैं? कॉपर को ले लेते हैं और पाड़ा को ले लेते हैं, ठीक है? यानी Hg को ले लेते हैं, ठीक है? कॉपर को ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर कॉपर आपका 1 में है, ध्यान दीजिए और आपका जो ये Hg है, वो यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, ठीक है? कॉपर हो गया और ये Hg हो गया। देखिए कॉपर और जो पाड़ा का जो गुण होता है वैलेंसी के आधार पर या फिर किसी और तरीके से बोलें तो कॉपर भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना? क्यूप्रिक होता है, पारा का भी जो क्यूप्रिक वैलेंसी होता है कॉपर का तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। यानी कॉपर का एक वैलेंसी 2 भी होता है, यूँ समझिए, और पारा का एक वैलेंसी आपका 2 होता है। तो 2 वैलेंसी होता है, तो दोनों को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए ना, तो ये क्या अनियमितता हो गई? उसको मान लेते हैं, यानी कुल मिला के यूँ कहिए कि जो वेरिएबल वैलेंसी होती है ना, यानी कि एक तत्व जो आपका एक से अधिक वैलेंसी शो करता है, उस चीज़ को थोड़ा-सा उस चीज़ का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं किया गया है। मतलब कॉपर का जैसे 2 वैलेंसी होता है, पारा का जैसे 2 वैलेंसी होता है। तो कॉपर का भी वैलेंसी 2 होता है और पारा का भी वैलेंसी 2 होता है। तो इस कारण से कॉपर को अगर आप 1 में रखते हैं तो गलत है और पारा को अगर आप 2 में रखते हैं तो कॉपर के साथ आपने क्यों नहीं रखा, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा इरेगुलरिटी यहाँ पर होता है कि समान गुण वाले तत्वों को आपने क्या किया है कि अलग-अलग ग्रुप में रखने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक तरह से मिस्टेक के रूप में सामने आ जाती है। ठीक है? चलिए, तो अगला जो लास्ट इसका डिमेरिट है वो क्या है कि दुष्प्राप्य मृदा तत्वों का
जो स्थान है, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो 1 मिनट रुकिए, पहले हम लिख देते हैं। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य मृदा तत्व ये क्या होता है? दुष्प्राप्य मृदा तत्व ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। रेयर रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लेंथेनाइट है ये बेसिकली मेटल, जो ग्रुप 2 में जितने भी आपके मेटल है उससे बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इसको रेयरेस्ट अर्थ मेटल भी कहा जाता है, ठीक है। और आपका जो ये एक्टिनाइट ग्रुप है ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। तो बेसिकली लेंथेनाइट हो गया, लेंथेनाइट हो गया और बेसिकली एक्टिनाइट हो गया। इसी को जो है रेयरेस्ट अर्थ एलिमेंट या रेयरेस्ट अर्थ मेटल के रूप में बेसिकली इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप कि जो रेयरेस्ट अर्थ एलिमेंट जो होते हैं इनमें बेसिकली कौन से समूह को रखा गया है, तो 2 ही समूह हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक आपका लेंथेनाइट होता है और एक आपका क्या होता है, एक्टिनाइट होता है। बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है बेसिकली परमाणु द्रव्यमान का जो बढ़ता हुआ क्रम है इसमें भी जो है ये चीज देखा गया है कि बीच में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जब सजाया गया है तो बिल्कुल असंगत प्रतीत होता है आपका, ठीक है। तो वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, देखिए। देखिए अगर आप लेंथेनाइट को ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर 104 है, यहाँ पर 140 आ गया, 144 आ गया, ठीक है, 147 आ गया, 105 आ गया। तो आप ही बताओ एक बात, जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजा रहे हैं तो बढ़ते हुए क्रम में होगा ना, बीच बीच में ये घट घुट क्यों गया है? तो यही चक्कर है। तो ये जो है मेन डिमेरिट के रूप में आपका सामने आता है कि परमाणु द्रव्यमान में जो अतिक्रमण है वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ग्रुप में भी देखा गया है। बात समझ में आ गया? यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि रेयरेस्ट अर्थ एलिमेंट के रूप में किसे जाना जाता है, कौन से समूह को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका, एक लेंथेनाइट हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, एक्टिनाइट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो ये था आपका मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल। उसके गुण को पढ़ लिए, उसके डिमेरिट को पढ़ लिए, ठीक है। तो एग्जाम में बेसिकली इतना ही आता है। और मोस्टली साहब को आप कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले आप जो पिछला पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ाया हुआ है जिसमें आपका डोब्रायर का ट्राइड लॉ है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ है, उसको आप जरूर देखें। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मोस्टली साहब के पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।